नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और स्वागत है आप सभी का आरके सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की तारीख है 18 जून 2024 और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखने वाले हैं दो महत्वपूर्ण आर्टिकल। पहले नंबर का जो आर्टिकल है वो भारत में तेजी के साथ में जो वृद्ध लोगों की संख्या यदि बढ़ रही है तो कैसे करके हम उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा। नॉर्मली हम बात करते हैं भारत के युवाओं की बात करते हैं ज़्यादातर, लेकिन हमें भारत के जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, उनकी सेवा सरकार कैसे करके कर सकती है, इसके ऊपर चर्चा बहुत कम होती है। तो इसके लिए सरकार को एक तो सोशल प्रोटेक्शन देना है और दूसरे नंबर की बात यह है कि उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। सियाने होने पर कभी किसी के सामने वो हाथ ना फैलाएं, उनको इतना इंडिपेंडेंट बना देना चाहिए सरकार को। साथ ही साथ उनकी जो प्रारंभिक आवश्यकताएं रहती हैं, जो बेसिक ज़रूरत रहती हैं, उनको कैसे करके फुलफिल किया जा सकता है। नेक्स्ट वाला जो हमारा आर्टिकल रहने वाला है वो है अंटार्कटिका में टूरिज्म की डेवलपमेंट को लेकर के है। अंटार्कटिका महाद्वीप में यदि हम टूरिज्म को विकसित करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें साइंस पर आधारित अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि वहाँ पर टूरिज्म बढ़ेगा तो अन्य जगह की यदि हम तुलना करेंगे तो जैसे वहाँ कूड़ा कचरा इकट्ठे हो रहा है, प्लास्टिक इकट्ठे हो रहा है, ठीक वही हालत वहाँ की भी होने वाली है। फिर क्या होगा, टेम्परेचर राइज होते जाएगा और प्राकृतिक आपदाएं आना चालू हो जाएंगी। तो ये दो आर्टिकल है जिनके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे और चर्चा कर लेते हैं कि भारत के जो वृद्ध लोग हैं, एजिंग पॉपुलेशन, इंडियाज़ जो एल्डरली पॉपुलेशन है, कौन कौन सी चीज़ों को फेस करती है, इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। चर्चा होती है केवल युवाओं के ऊपर, पार्टिकुलरली सरकार भी युवाओं के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करती है। वृद्ध लोगों के लिए बहुत कम स्कीम लॉन्च होती है। नॉर्मली देखा जाए, आप जब वृद्ध होते हैं, बूढ़े होते हैं, जब तक आपके पास में पैसा है तब तक आपके घर वाले आपको पूछेंगे। यदि आपके पास में पैसा नहीं है तो आप समझ लीजिए आप एकदम बेसहारा हो गए हैं। पार्टिकुलरली उन लोगों के लिए बहुत अच्छी लाइफ हो जाती है जिनको रिटायर के बाद पेंशन मिल रही है। एग्जाम्पल के तौर पर यदि कोई रेलवे से रिटायर हुआ है और रेलवे यदि उसको पेंशन दे रही है तो उसकी लाइफ अच्छी होने वाली है। यदि उसको पेंशन की सुविधा नहीं है, अब वो काम नहीं कर सकते हैं, खेती बाड़ी का काम नहीं कर सकते हैं, बाहर काम करने के लिए नहीं जा सकते हैं, सीधे सीधे वो डिपेंडेबल हो जाते हैं फैमिली के ऊपर, मतलब अपने बेटे और बहू के ऊपर। अब यदि आपकी बहू अच्छी है तब तो फिर आपकी बात बन गई है, आपका बेटा बेहतर आपकी केयर कर रहा है तब तो आपकी बात बन गई है। लेकिन यदि दोनों में से कोई एक भी ख़राब निकल गया ना तो आपकी लाइफ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। फिर ये लोग क्या काम करते हैं, मजबूरी में लड़ाई झगड़ा होते रहता और फिर घर छोड़ करके ये लोग निकल जाते हैं। ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे समय में फिर इनको सहारा मिलता है वृद्धाश्रम का। वृद्धाश्रम में जा कर के ये लोग रहना चालू कर देते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कदम उठाए जा सकते हैं कि ये जो एल्डरली पॉपुलेशन है इंडिया की, इनकी लाइफ को हम बेहतर बना सकें। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइन इस प्रकार से होने वाली है। फ्रॉम सोशल एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, वृद्ध लोग एक तो सामाजिक तौर पर और दूसरा फाइनेंशियल तौर पर इंडिपेंडेंट बन सकें, इसके ऊपर सरकार को फोकस करना चाहिए। साथ ही साथ एक्टिव लाइफ स्टाइल कैसे करके ये अपना सकते हैं। वी नीड टू फोकस ऑन परपेट्री मेजर्स फॉर इंडियाज एजिंग पॉपुलेशन, मतलब वृद्ध हो रही आबादी के लिए तैयारी संबंधी उपायों पर ध्यान करने की आज हमको ज़रूरत है। इसी के ऊपर हम ज़्यादातर चर्चा करने वाले हैं। बात हम करेंगे कि भारत में किस प्रकार से वृद्ध लोग की संख्या बढ़ रही है, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ रही है, साथ ही साथ में वो कौन कौन सी चीज़ों को फेस करते हैं। जैसे कि दिन प्रतिदिन के काम तक करने के लिए इनके कहना चाहिए हाथ पैर तक नहीं चल पाते। डेली बेसिस के जो काम रहते हैं ना,
वो तक नहीं कर पाते हैं, टॉयलेट बाथरूम तक नहीं जा पाते हैं, हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मल्टी मॉर्बिडिटी, बहुत सारी बीमारियां इनको घेर लेती हैं, गरीबी से ये परेशान रहते हैं एंड इनकम का कोई भी सोर्स इनके पास में नहीं रहता है। इसी हिसाब से देखा जाए, यदि हम लॉन्गिट्यूडनल एजिंग सर्वे ऑफ इंडिया की बात करें, LASI 2017-18 की रिपोर्ट आई थी, जिसमें बोला जा रहा है जो 20% ऑफ एल्डरली पॉपुलेशन है वो एक्सपीरियंस करती है ईच ऑफ दीज वल्नरेबिलिटीज़। इनमें से प्रत्येक को फेस कर रही है 20%। 80 यदि वृद्ध लोग हैं तो 20 वृद्ध लोग इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार की रेमेडी की रिक्वायरमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। हमें मल्टी प्रोन्ज्ड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। इसमें इन्वॉल्व रहेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एडॉप्शन ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर। सोशल सिक्योरिटी मेजर्स अपनाने की हमको ज़रूरत है जब भी सरकार कोई पॉलिसी का निर्माण करती है। तो इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है। बट दिस नीड नॉट बी लिमिटेड टू फाइनेंशियल और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस पर से, बट आल्सो मीन्स टू इंश्योर हेल्दी, एक्टिव एंड प्रोडक्टिव ईयर। खाली ये नहीं है कि आप रुपये पैसे दे करके अपना काम चला ले रहे हैं, खर्चे के लिए पैसे दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना है कि भाई ये हमारे जो वृद्ध लोग हैं इनकी डेली की जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी रहे, इसके ऊपर भी हमें खर्चा करने, फोकस करने की ज़रूरत है। वहीं यदि हम एल्डरली पॉपुलेशन की बात करें तो कितनी इनकी संख्या है, क्या क्या चीज़ ये फेस करते हैं, तो देखिए यदि हम मिड सेंचुरी आते तक बात करें, ठीक है, मतलब अभी हमारी जैसे ये शताब्दी चल रही है, इस शताब्दी के मध्य तक बात करें ना तो इनकी संख्या 300 मिलियन हो जाएगी। हर साल इनकी संख्या 3% के हिसाब से ग्रो कर रही है। इसमें से महिलाओं की जो संख्या है, फेमाइन विथ ए सेक्स रेशो, यदि हम लिंगानुपात की बात करें तो 1065 फीमेल पर 1000 मेल। प्रत्येक 1000 पुरुषों में 1065 महिलाएं हैं। इसका मतलब यह है कि वृद्ध में पुरुषों की संख्या कम है और महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। वहीं आगे 54% ऑफ एल्डरली वुमेन विल बी विडोज। आधी तो महिलाएं ऐसी हैं जो कि विधवा हो चुकी हैं। अब जाहिर सी बात है, जब पति साथ में नहीं है बुढ़ापे में, तो उस समय में बेटा साथ दे या फिर बहू साथ दे, तब जाकर के इनकी लाइफ स्टाइल अच्छी हो सकती है। वहीं यदि देखा जाए 6% ऑफ द एल्डरली मैन लाइव इन अलोन अगेंस्ट 9% ऑफ देयर फीमेल काउंटर पार्ट। 100 में से 6 पुरुष अकेले रह रहे हैं, 100 में से 7 महिलाएं अकेली रह रही हैं। यहाँ पर लिंगानुपात की तुलना करी जाती एंड बोला जा रहा है कि 70% ऑफ देम आर टू बी फाउंड इन रूरल एरियाज। ज़्यादातर वृद्ध लोग हमको कहाँ देखने को मिल रहे हैं? ग्रामीण एरिया में, गांव देहात में देखने को मिल रहे हैं। आगे यदि हम मोस्ट डिस्टर्बिंग फीचर्स की बात करें तो इनके हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड है, जैसे कि एक क्वार्टर, ठीक है, एक क्वार्टर ऑफ द एल्डरली एज अगेंस्ट 20% अमंग द पॉपुलेशन एज्ड 45% अबव। 20% लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र 45% से ऊपर हो चुकी है, वो हेल्थ से रिलेटेड समस्याओं को फेस कर रहे हैं। 75% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि किसी न किसी एक प्रकार की बीमारी या फिर और भी प्रकार के क्रॉनिक डिसीज से गुजर रहे हैं। 40% जनसंख्या ऐसी जिनकी उम्र 45 से ज़्यादा हो गई है, उनमें एक या फिर 2 डिसेबिलिटी, जैसे कि चल फिर नहीं पा रहे हैं, हाथ पैर नहीं चल पा रहे हैं, इस प्रकार की समस्याओं को वो फेस कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ग्लोबल जो बर्डन है डिसीज़ का वो बढ़ते जा रहा है, और यदि हम इन लोगों को शामिल कर देते हैं ना तो ये जो बर्डन है और भी ज़्यादा हो जाता है। सबसे ज़्यादा जो समस्याएं फेस करते वो है डायबिटीज़ की बीमारी, कैंसर की बीमारी। ये इंडिया की जो एजिंग पॉपुलेशन है इसमें तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रही है।
चौथे नंबर की जो यहाँ पर हमको इमर्जिंग कंसर्न दिखाई दे रहा है वो है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि ज़्यादातर वृद्ध होने पर ऐसा हो जाता है कि भूलने लग जाते हैं, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, इस प्रकार की समस्याओं को ये लोग फेस करते हैं। 20% लोग ऐसे हैं जो कि मेंटल हेल्थ को फेस कर रहे हैं जिनकी उम्र 45 साल से ऊपर हो गई है, ठीक है, जो कहीं डिप्रेशन को फेस कर रहे हैं, कहीं याददाश्त चली गई है, इस प्रकार की समस्याओं को ये फेस कर रहे हैं। अगली जो समस्या को फेस करते हैं एल्डर पीपल वो है फूड इनसिक्योरिटी। भारत में इतना ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन होता है, लेकिन खाद्यान्न उत्पादन होने अकेले से ही काम नहीं चलता है, क्योंकि उसका सही यूज़ कितना हो पा रहा है ये भी इस बात पर निर्भर करता है, ठीक है। जैसे कि जो 6% लोग हैं ना जिनकी उम्र 45 साल या फिर उससे अधिक हो गई है, वो बहुत कम ही खा पा रहे हैं या फिर एक टाइम का खाना ही उनको नहीं मिल पा रहा है। 5.3% लोग ऐसे हैं देम डिड नॉट ईट डिस्पाइट बीइंग हंगरी, भूख होने के बावजूद भी उनको खाना नहीं मिल पा रहा है, ऐसे कंडीशन है। इसके बाद यदि हम बात करें कि भाई अवेयरनेस कितना है, कितने लोग इस बारे में जागरूक हैं, तो मुश्किल से 12% लोग ऐसे हैं जो कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के बारे में जानकारी रखते हैं। 28% आर अवेयर ऑफ वेरियस कंसेशन ऑफर्ड बाय एल्डरली। 28% लोग ऐसे हैं जो कि जान पा रहे हैं कि भाई कौन कौन से कंसेशन हमको मिल सकते हैं, जैसे कि ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं तो ट्रेन में टिकट में इनको छूट मिल सकती है। वे फॉरवर्ड में बात करी जाती है कि भाई वे फॉरवर्ड में कैसे करके हम इनकी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सपेक्टेशन रहता है फ्रॉम लाइफ अमंग इंडियाज़ एल्डरली एंड देयर वल्नरेबिलिटी मेक देम विक्टिम ऑफ वेराइड फॉर्म ऑफ अब्यूज़ इन द हैंड ऑफ फैमिली, कम्युनिटी एंड सोसाइटी एट लार्ज। परिवार में ही वायलेंस हो जा रहा है, बाहर के लोगों के साथ वायलेंस हो जा रहा है, तो कहीं ना कुछ ये लोग फेस करते रहते हैं। 5% लोग ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट कर पा रहे हैं एब्यूज़ को, बाकी के लोग ऐसे रहते हैं जो कि चुपचाप सुनते रहते हैं। वहीं जैसे कि यदि हम बात करें महिलाओं की ग्रामीण क्षेत्रों में, तो बहुत ज़्यादा इनको निगलेक्ट किया जाता है। इसके बाद हमें एक मूवमेंट चलाने की ज़रूरत है कि भाई सोशल एजेंसी को क्रिएट किया जाए, तब जाकर के इनकी लाइफ को हम बेहतर बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा करेंगे अंटार्कटिका टूरिज्म से रिलेटेड। इंडिया की बात करें तो बहुत सारे लोग ठंडे प्रदेशों की तरफ जाते हैं, ठंडे एरिया की तरफ जाते हैं, बर्फ़ वाली जगह को देखने के लिए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर जा रहे हैं कोई लोग घूमने के लिए, ठीक उसी प्रकार से जिसके पास में ज़्यादा पैसा है तो वो लोग कहाँ जाते हैं, अंटार्कटिका देखने के लिए जाते हैं। वहाँ की खूबसूरती को, वहाँ पर जो एक्टिविटी होती हैं उनको करने के लिए, साथ ही साथ वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको देखने के लिए लोग अंटार्कटिका जाते हैं। इसके अलावा अंटार्कटिका में साइंस से रिलेटेड बहुत सारे प्रयोग चलते रहते हैं, रिसर्च चलते रहती है, लेकिन यहाँ पर बात करी जाती है कि कैसे करके हम अंटार्कटिका में टूरिज़्म को रेगुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ कहीं भी हम टूरिज़्म देख रहे हैं वहाँ पर उसके साथ ही साथ में पॉल्यूशन जुड़ जाता है, बहुत सारी जो एक्टिविटी है वो चालू हो जाती है, वहाँ के जो वन्य जीव जंतु हैं वो प्रभावित होते हैं, उनकी डेली लाइफ प्रभावित होती है। इसलिए यहाँ पर होने वाले टूरिज़्म को रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके ऊपर ही ये आर्टिकल लिखा गया है। 250 शब्दों में जो हमको आंसर राइटिंग करना है उसकी लाइनें कुछ इस प्रकार से होने वाली हैं, जैसे कि प्रायोरिटाइजिंग साइंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग विल इनेबल ए सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर अंटार्कटिका टूरिज़्म। टूरिज़्म ज़रूरी है, टूरिज़्म को हम रोकेंगे नहीं, लेकिन यहाँ पर ध्यान ये देना है कि भाई साइंस पर आधारित डिसीजन मेकिंग को आपको प्राथमिकता देना पड़ेगा, तब जा कर के सस्टेनेबल फ्यूचर हम ला सकते हैं अंटार्कटिका टूरिज़्म के लिए। 46वें नंबर का जो अंटार्कटिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग है ATCM की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। इसका आयोजन किया गया था
कोच्चि केरल में पिछले महीना। यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है कि भाई अंटार्कटिका टूरिज्म में क्या दिक्कत है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके ऊपर यहाँ पर डिबेट हुई थी। इस मीटिंग में बहुत सारी चर्चाएं हुई, जैसे कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लेकर के, ठीक है। इट अल्टीमेटली फेल शॉर्ट ऑफ डेफिनेटिव सॉल्यूशन, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि आप कोई डेफिनेटिव सॉल्यूशन लेकर के यहाँ पर नहीं आ पाए थे। इस मीटिंग से हमें ये पता चला है कि टूरिज्म को मैनेज करने के लिए कौन कौन से चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, ठीक है, इन ए रीजन governed by international consensus and where the environment is rapidly changing। environment यहाँ का तेज़ी के साथ में चेंज हो रहा है। इंटरनेशनल कंसेंसस की ज़रूरत पड़ेगी यदि यहाँ पर आपको कोई भी नियम कानून बनाना है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर के आना है। तो अंटार्कटिका टूरिज्म की यदि हम बात करें, 1990 के दशक से ही हम देखते हैं अंटार्कटिका टूरिज्म तेज़ी के साथ में बढ़ते गया है। यहाँ पर टूरिस्ट लोगों की संख्या बढ़ रही है, कुछ हज़ारों की संख्या से लेकर के आप देखेंगे 1 लाख तक 2022-23 के सीजन्स में लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए थे। वहीं यदि हम इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अंटार्कटिका टूर ऑपरेटर की बात करें, IAA2 की बात करें, तो ये जो फिगर है 1,18,089 टूरिस्ट हो गए थे 2023-24 में, जो कि यहाँ पर गए हैं घूमने फिरने के लिए। यूनाइटेड स्टेट एंड चाइना की सबसे ज़्यादा लोग, 40% आदमी तो यहीं के रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये लोग आखिर यहाँ पर घूमने के लिए क्यों जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे पूरी दुनिया का जो इंटरेस्ट है एडवेंचर ट्रैवल की तरफ तेज़ी के साथ में बढ़ रहा है। ये लोग क्या काम करना चाह रहे हैं, अंटार्कटिका के यूनिक लैंडस्केप का मज़ा उठाना चाहते हैं, यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है इसको देखना चाहते हैं, निहारना चाहते हैं, इसलिए लोग अंटार्कटिका जाते हैं। अब आगे बोला जाता है कि यहाँ टूरिस्ट लोग मल्टी डे एक्सपेडिशन करने के लिए जा रहे हैं ऑन स्मॉल टू मीडियम साइज शिप। कुछ छोटे शिप को लेकर के जा रहे हैं, कुछ बड़े शिप को लेकर के यहाँ पर पहुँच रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कि लार्जर क्रूज़ या फिर फ्लाई सेल ऑपरेशंस के माध्यम से यहाँ पहुँच रहे हैं। बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर होती हैं, जैसे कि यहाँ के पेड़ पौधों को देखना, यहाँ के जीव जंतुओं को देखना, फोटोग्राफी करना, माउंटेन में क्लाइंबिंग करना, स्काइंग करना, ये सब काम यहाँ पर लोग करते हैं। लॉस एंड बेनिफिट की यदि हम बात करें, एक तरफ से तो देश की इकोनॉमी चल रही है टूरिज्म के माध्यम से, वहीं अंटार्कटिका महाद्वीप पॉल्यूशन से, क्लाइमेट चेंज से, इन सब चीज़ों से लड़ाई लड़ रहा है। अंटार्कटिका टूरिज्म के माध्यम से एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट हमको प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसके अलावा एनवायरमेंटल कंसर्न भी तेज़ी के साथ में बढ़ रहे हैं। ह्यूमन का प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ते जा रहा है, इससे जो वाइल्ड लाइफ है वो डिसरप्ट होता है, साथ ही साथ यहाँ का जो कमज़ोर इकोसिस्टम है वो ख़राब हो रहा है एंड इन्वेसिव स्पीसीज़ यहाँ पर बढ़ते जा रही हैं। जैसे कि कुछ चीज़ें, कुछ पेड़ पौधे, जैसे हम कुछ खा रहे हैं, खा के वहाँ फेंक दे रहे हैं, अब वो वहाँ पर उगना चालू हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो जहाज़ चलाए जा रहे हैं, इससे पॉल्यूशन हो रहा है, यहाँ का जो साफ पानी है वो गंदा हो रहा है एंड टूरिज्म एड्स टू ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट। टूरिज्म से जो ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट है वो बढ़ते जा रहा है। क्लाइमेट चेंज ने इस प्रकार के इशूज़ को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया है एंड ओपन कर दिया है कुछ नए एरिया टूरिज़्म को लेकर के, जबकि इकोसिस्टम की जो वल्नरेबिलिटी है ना वो भी कमज़ोर हो गई है। यहाँ पर हमें बैलेंस स्थापित करने की ज़रूरत है साइंटिफिक रिसर्च में एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के क्षेत्र में, एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज़ अंडर इंटेंस प्रेशर, क्योंकि जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है वो आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहा है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कौन कौन से बनाए गए हैं, कौन कौन से नियम कानून अभी तक बनाए गए हैं, यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं।
जैसे कि अंटार्कटिका ट्रीटी आई थी 1961 में। करंट का जो कानून है वो फ्रेगमेंटेड है एंड यहाँ पर क्लियर रेगुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। अंटार्कटिका ट्रीटी आई थी 1961 में, जो कि प्रायोरिटी देती है पीसफुल यूज़ को साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर, दो चीज़ के ऊपर फोकस करता है। फिर अगला कानून आया था मैड्रिड प्रोटोकॉल का। ये ऑफर करता है, प्रदान करता है ब्रॉड एनवायरमेंटल गाइडलाइन, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक टूरिज्म रेगुलेशन नहीं है। टूरिज्म को लेकर के नियम कानून यहाँ पर नहीं बनाए गए हैं। इसके बाद आ जाता है अगला कानून है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अंटार्कटिका टूर ऑपरेटर का। यही रिस्पॉन्सिबल है डे टू डे मैनेजमेंट फॉल्स लार्जली ऑन IIA2, ए सेल्फ रेगुलेटरी इंडस्ट्री बॉडी। डे टू डे की जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करने के लिए IIA2 संस्था बनाई गई है। लेकिन बहुत सारे लोग ये सोचते हैं IIA2 की जो गाइडलाइन है वो पर्याप्त नहीं है, ये एड्रेस नहीं कर पा रहा है एनवायरमेंटल प्रेशर को। इसके बाद ATCM की यदि हम बात करें, जिसकी बैठक अभी केरला में हुई थी, ये प्राइमरी प्लेटफॉर्म माना जाता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन अंटार्कटिका इशूज़ के लिए। अब हमने मान्यता तो दे दिए हैं कि भाई हमें कंप्रहेंसिव टूरिज्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर के आना चाहिए, लेकिन अभी जो केरल की बैठक है ATCM 46 सहमति पर नहीं पहुंच पाई है, सब लोग सहमति नहीं दे पाए हैं। अब हम बात करते हैं कि किस किस प्रकार से यहाँ पर उल्लंघन होता है। अब देखिए, एग्रीमेंट जो हुए हैं अनोनिमस एग्रीमेंट हुए हैं, एग्रीमेंट जिनका कोई नाम नहीं, जिनका कोई कुछ नहीं है। जितनी भी जो कंसल्टेटिव पार्टीज थी, रिक्वायरमेंट ये रहा था कि भाई सब लोग मिलकर के डिसीजन दो। ज़्यादातर आपको जो एक्शन में स्लो देखने को मिल रहा है, भाई लोग एक्शन नहीं ले रहे हैं। एंड अलाउइंग नेशनल इंटरेस्ट टू इम्पीड प्रोग्रेस। अब इसमें क्या सोचने लग जाते हैं लोग, अपने देश को, ठीक है, अपने देश को आगे रख देते हैं पर्यावरण के ऊपर। यहाँ पर दिक्कत ये खड़ी हो जाती है। कुछ कुछ कंट्रीज़ तो ऐसी हैं, कह रही हैं कि हम स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन को लेकर के आएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि प्रायोरिटी देते हैं इकोनॉमिक बेनिफिट को। ठीक है, मतलब अंटार्कटिका प्रिंसिपल को अलग तरीके से वो लोग लेते हैं। इकोनॉमी, रुपए पैसे से उनको ज़्यादा मतलब रहता है, टूरिज्म से ज़्यादा मतलब रहता है। करंट जो जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट चल रहा है, ये और भी ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर दे रही है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अंटार्कटिका गवर्नेंस में। लिमिटेशन बहुत सारे हैं इस मीटिंग को लेकर के, मतलब ATCM 46 की जो मीटिंग हुई थी, इसमें कमियां बहुत सारी हैं। इसके बावजूद भी काफ़ी कुछ हमको प्रोग्रेस देखने को मिलती है। इस मीटिंग में फोकस किया गया था, हमें कंप्रहेंसिव, फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक फ्रेमवर्क लेकर के आएंगे ताकि रेगुलेट कर सकें हम टूरिज्म को एंड नॉन गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ को। इसके अलावा यहाँ पर एक नया वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, आने वाले साल में ऐसा भी बोला जाता है। आज के समय में अंटार्कटिक टूरिज्म को ज़रूरत है भाई कुछ महत्वपूर्ण, कुछ मजबूत मेजर्स अपनाए जाएं ताकि टूरिज्म के इम्पैक्ट को हम कम कर सकें। एज देयर आर गैप्स इन द करेंट गवर्नेंस फ्रेमवर्क, क्योंकि अभी के नियम कानून में कमियां बहुत सारी हैं। डे टू डे की जो लाइफ स्टाइल वहाँ पर हो रही है, उसको कैसे करके आप मैनेज कर पाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण हो जाती है। अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम एंड मैड्रिड प्रोटोकॉल हमको ऑफर करता है काफ़ी पर्याप्त मात्रा में गाइडलाइन, लेकिन जो डेली मैनेजमेंट है वो रिलायंस करता है, वो भरोसा करता है हैविली ऑन सेल्फ रेगुलेशन बाय IIA2 कि भाई आप सेल्फ रेगुलेट करिए। इसी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है IIA2 संस्था के द्वारा। इसमें से बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि भाई ये सारी चीज़ें तो पर्याप्त नहीं हैं यदि हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं वाइल्ड लाइफ को एंड इकोसिस्टम को। तो अब हम बात करते हैं
ये जो चर्चा हो रही है टूरिज्म को लेकर के, प्रोटेक्शन को लेकर के, इसका इतिहास क्या रहा है? हमेशा से ही ATCM की बैठक में 1960 के दशक से ही ठीक टूरिज्म रेगुलेशन का एक विषय रहा है। हमेशा से ही 1960 के दशक से ही ये चर्चा का विषय रहा है। ठीक है, अब एक प्रपोज टूरिज्म एनेक्स इंट्रोड्यूस किया गया था 1991 में, लेकिन ये भी फेल हो गया था क्योंकि यहाँ पर सहमति लोगों की नहीं बन पाई थी, लीडिंग टू द करेंट रिलायंस ऑन IIATO सेल्फ रेगुलेशन। इसके बाद क्या हो गया, IIATO कह रहा है कि भाई आप सेल्फ रेगुलेशन लेकर के आइए। 2004 से ही आप देखेंगे एक्सपर्ट लोगों की मीटिंग होती है टूरिज्म को लेकर के, एंड डिस्कशन काफ़ी तेज़ी के साथ में बढ़ा है। इसमें बहुत सारी कंसर्न्स के ऊपर चिंता करी जाती है, जैसे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, रिसर्च प्रोग्राम डिसरप्ट हो जाते हैं, सेफ्टी इश्यूज़ के ऊपर चर्चा 2004 से ही काफ़ी तेज़ हो गई है। अब जैसे कि हमने बात की है कि कुछ कंट्री तो अच्छे नियम कानून लेकर के आ गए हैं, लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जो कि कानूनों को साइड में रख देते हैं, उनको रुपए पैसे से मतलब रहता है, बस हो गया। लेकिन ATCM की जो बैठक हुई थी केरल में, इसमें भी अप्रोच जो है फ्रेगमेंटेड है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। इसी के चलते चलते जो गाइडलाइन बनाई गई है ना, वो नॉन बाइंडिंग है, जबकि बाइंडिंग होना चाहिए। ये सब एकदम अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं करोगे तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। कुल मिलाकर के जो कॉन्सेंसस रूल है, मतलब रूल में सहमति नहीं बन पा रही है। इसके अलावा कुछ प्रपोजल्स आए थे, जैसे कि परमानेंट टूरिज्म फैसिलिटी को बैन कर देते हैं, इसके ऊपर भी सहमति नहीं बन पाई थी, तो ये चीज़ भी ठंडे बस्ते में चली गई। वहीं इंडिया की तरफ से देखा जाए तो इंडिया का क्या सोचना है, तो देखिए 2022 में ATCM की 44वें नंबर की बैठक हुई थी। इस बैठक में टूरिज्म का क्या प्रभाव पड़ रहा है अंटार्कटिका के रिसर्च, कंजर्वेशन एंड एनवायरनमेंट के ऊपर, ये सारी चिंताएं हमने वहाँ पर उठाए थे। इसके बाद हम हमेशा से ही महत्व देते रहे हैं कि भाई मॉनिटर करते रहिए आप टाइम पर कि टूरिज्म का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके ऊपर हम जोर देते रहे हैं। एंड इंडिया हमेशा से ही एम्फेटिक रहा है टूरिज्म इशू को एड्रेस करने को लेकर के। अगले नंबर की बात करें, रिजोल्यूशन 5 2022 की बात करें, जिसके अंतर्गत हमने एडवाइस दिया था कि आप जो बिल्ड कर रहे हैं टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इसका एनवायरनमेंट के ऊपर गलत असर पड़ सकता है। आगे नंबर की बात करें, इंडिया कैसे सपोर्ट कर रहा है, हमने बोले हैं कि कंप्रहेंसिव डिबेट कंटिन्यू करते रहिए आप टूरिज्म के ऊपर। ये चीज़ हमने ATCM 44 और ATCM 45 की बैठक में भी उठाए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर कोई कंसेंसस नहीं है, इसके बावजूद इंडिया ने अंटार्कटिक कानून पास किया था सन 2022 में। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भारत इस मामले में कभी पीछे रहा है। आगे की राह की यदि हम बात करें तो पहले नंबर की बात यह है, यदि हमें सस्टेनेबल फ्यूचर लाना है अंटार्कटिक टूरिज्म का, तो इसके लिए मल्टी प्रोन्ड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रोबस्ट मॉनिटरिंग प्रोग्राम, साथ ही साथ फोस्टरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ हैं। इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, पर्यावरण का प्रोटेक्शन करना, ठीक है, प्रोग्राम की मॉनिटरिंग करते रहना। हालांकि 46वें नंबर की जो बैठक केरल में हुई थी ना अंटार्कटिका के ऊपर, इसने कुछ आशा पैदा कर दी है। दोस्तों, हाल फिलहाल में देखा जाए, कल की ये न्यूज़ आई है कि पश्चिम बंगाल में कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस कुछ लोग बोलते हैं कि खड़ी थी, कुछ लोग बोलते हैं धीरे धीरे चल रही थी। पीछे से मालगाड़ी आकर के इतनी ज़बरदस्त ठोकर मारी है ना, तो ड्राइवर ख़त्म, असिस्टेंट लोको पायलट ख़त्म, और एक ठो जो डिब्बा है एकदम ऐसे करके हवा में खड़ा हो गया। इतना खतरनाक ये हादसा था।
रेलवे का कहना है कि यहाँ पर सिग्नल सिस्टम में प्रॉब्लम थी। दूसरे नंबर की बात यह है यहाँ पर कवच सिस्टम काम नहीं कर रहा था। तो ये कवच सिस्टम क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं। कवच सिस्टम का पूरा नाम है कैब सिग्नलिंग ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इसमें एंटी कोलिजन फ्यूचर है। इसका मतलब ये है ये ट्रेनों को आपस में टकराने से रोकेगा। इसको डेवलप किया था रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO की तरफ से। इसमें 3 इंडियन कंपनीज भी शामिल हैं। इसको अडॉप्ट किया गया था एज नेशनल ऑटोमिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के तौर पर। इसके माध्यम से हमको सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 स्टैंडर्ड प्राप्त होता है एंड ये काम करता है एज ए विजिलेंट वॉचडॉग के तौर पर ओवर द एग्जिस्टिंग सिग्नलिंग सिस्टम। पुराना सिग्नल सिस्टम की जगह में आप कह सकते हैं नया सिग्नल सिस्टम आया है। ये अलर्ट कर देता है लोको पायलट को when approaching a red signal and applying automatic brake if necessary to prevent overshooting the signal। कहीं पर लग रहा है कि भाई लाल सिग्नल मिल गया है, ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया, तो ये अपने आप ध्यान दे देगा, अपने आप ये ब्रेक लगा देगा। ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है। ये जो सिस्टम है वो रिलाय करता है SOS मैसेज के ऊपर इमरजेंसी सिचुएशन के तौर पर मैसेज कर दे रहा है, अलर्ट कर दे रहा है। इसके जो फीचर्स में हैं वो है लाइव मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेन मूवमेंट, मतलब ट्रेन की लाइव लोकेशन ये बताते रहता है थ्रू द नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम। वहीं जो इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन है, कहाँ पर, सिकंदराबाद तेलंगाना में, वो होस्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कवच के मामले में। कंपोनेंट की यदि हम बात करें कौन कौन से कंपोनेंट इसमें आ जाते हैं, तो कवच सिस्टम के अंतर्गत हम देखते हैं फर्स्ट कंपोनेंट की यदि हम बात करें तो पहला जो कंपोनेंट है वो है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये ट्रैक में हमको देखने को मिलती है। RFID के अंतर्गत जो रेडियो की तरंगें रहती हैं, रेडियो वेव्स टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट और इंडिविजुअल एंड यूटिलाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड to automatically read wireless device information from a distance without physical contact or line of sight। ट्रेन की पटरी में कोई चीज़ है, ट्रेन है, कुछ भी है, उसके बारे में ये पता लगाता है बिना उसको टच किए। सेकंड जो कंपोनेंट होता है वो है, देखिए, जो लोकोमोटिव है, सर्विंग एज द ड्राइवर्स केबिन। ये ड्राइवर के केबिन के तौर पर काम कर रहा है। इसमें RFID रीडर रहता है, एक कंप्यूटर है एंड ब्रेक इंटरफेस इक्विपमेंट है, इसमें शामिल है सेकंड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट में रेडियो इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि टावर एंड मॉडेम जैसी चीज़ें। ठीक है, स्ट्रेटजिक तौर पर इंस्टॉल किया जाता है रेलवे स्टेशन पर ताकि सपोर्ट किया जा सके सिस्टम की फंक्शनैलिटी को। दिक्कत यहाँ पर यह जाती है कि यदि आपको डिप्लॉयमेंट करना है इस सिस्टम को, तो 50 लाख पर किलोमीटर के हिसाब से खर्चा लग रहा है कितना, 50 लाख रुपया तक। एंड इसकी लिमिटेड कवरेज है अप्रॉक्सीमेटली 1500 किलोमीटर की। पोजिंग ए चैलेंज इन ए कम्प्रहेंसिव इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस 68,000 किलोमीटर रेल नेटवर्क। इसलिए हर जगह ये सरकार अभी तक लगा नहीं पाई है क्योंकि खर्चा बहुत आ जाएगा।